नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं आपके साथ हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, बड़े मुद्दे हर बार की तरह, क्योंकि हर खबर पर हम आपके लिए एक पोल भी लेके आते हैं। अगर आप हर खबर पर जाएंगे, सुदर्शन न्यूज़ पर जाएंगे, ट्विटर पर, जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कहते हैं, वहां अगर आप जाएंगे तो आप हमारे पोल में भाग भी ले पाएंगे और वहां पर आप जो वोट करेंगे, हर खबर पर जो आपकी राय होगी वो हम आपको दिखाएंगे पोल के साथ। तो पोल का प्रतिशत हम आपको दिखाते हैं। पोल के प्रतिशत के साथ हर खबर पर जो परसेंटेज आता है, इससे पता लगता है जनता की क्या राय। लीजिए, फ्लोर ग्राफिक्स भी आ गए, इनसे आप जानिए कि कौन से हमारे मुद्दे रहेंगे। ट्रैक ही पर ट्रैप, आखिर बार बार रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्या जितनी ये सच्चाई दिख रही है इससे कुछ ज्यादा और भी कुछ राज हैं? विस्तार से समझाएंगे अपनी रिपोर्ट में। आगे चलते हैं, बात करेंगे आपदा या चूक। जो वायनाड में हुआ, गांव के गांव बह जाना, इतनी बड़ी आपदा आ जाना और इतना बड़ा लैंडस्लाइड या भूस्खलन जिसको कहते हैं वो होना, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है और किसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इतने लोगों की जान चली जाना, वो भी एक ही दिन में, बेहद दर्दनाक, बेहद ही शर्मनाक भी है। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे शिक्षा बनाम सुरक्षा की। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि कैसे बेसमेंट में क्लासेस चलाने वाली जो कंपनियां हैं वो कोई छोटी कंपनियां नहीं हैं। इनके जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वो टीवी पे आते हैं, कभी कभी अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं लोगों को, बच्चों को, दर्शकों को मोटिवेशन देते हैं, लेकिन अपने ही बेसमेंट के अंदर क्लासेस चलाते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, सब भूल जाते हैं। एक तरीके से पता नहीं इनकी बुद्धि को क्या हो जाता है जब मुनाफा कमाने की बारी आती है। तो ये एक तस्वीर एक ऐसी ही आईएएस कोचिंग कंपनी के बारे में भी आपको बताएंगे और इससे कितनी ही कंपनियां हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, इस्लामी छाया खौफ का साया, विस्तार से समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। विस्तार से अगर जानना है तो हमारी जनमत में बने रहिए, आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स दिखाया, फिर गीता से दिखी मेडल की राह। जी हां, मनु भाकर ने जब पदक जीता तो उन्होंने किसको श्रेय दिया? उन्होंने भगवान कृष्ण यानी कृष्ण जी को श्रेय देते हुए गीता का जिक्र कर दिया, गीता की बात कह दी कि उससे उनसे उनको ताकत मिलती है। इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यह हमारा मुख्य मुद्दा है। आपको दिखाएंगे प्रतिक्रियाएं भी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये तो फ्लोर ग्राफिक्स थे, पहली खबर की शुरुआत करते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग फाइनल में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन मनु भाकर ने अपनी इस जीत का श्रेय जिसको दिया, उससे उस लिबरल कुनबे में आग लग गई है। आग लग तो सकती है, मैं तो कहूंगा लग गई है। जीत के बाद मनु भाकर ने खुलासा किया कि कैसे भगवान कृष्ण और भगवत गीता की शिक्षाओं ने उन्हें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में फाइनल में कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने में मदद की है। पदक तो इन्होंने एक और भी जीता है, लेकिन कैसे इन्होंने जब शुरुआत में पदक जीता था तो गीता की चर्चा की थी, भगवान कृष्ण को याद किया था। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चलिए, तो आपने देखा, गीता के महत्व को जाना और मनु भाकर ने श्रेय दिया भगवत गीता को, प्रभु श्री कृष्ण को। और हमारी भी ये मांग है कि भाई जो विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ जो खिलाड़ी हैं उनको गीता पढ़ाई जानी चाहिए, उससे उन्हीं को लाभ होगा। जैसे मनु भाकर ने जो मेडल जीता है और श्रेय भगवान कृष्ण को दिया है, और यही सबसे बड़ी पूजा होती है। इसी पर और जानकारी देने के लिए इस्कॉन के वरिष्ठ धर्मगुरु अमोघ लीला प्रभु जी ने अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजी है स्पेशल सुदर्शन न्यूज को। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। हरे कृष्णा। मैं मनु भाकर जी को हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा क्योंकि हमारे देश भारत के लिए उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग में। और मुझे इससे भी ज्यादा हर्ष इस बात का हुआ कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया है श्रीमद् भगवद गीता को। वो रिकॉल करती हैं किस प्रकार से अर्जुन ने जब तोते की आंख के ऊपर निशान लगाया था तो उनको और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ तोते की आंख दिख रही थी। इससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली अर्जुन से और साथ ही भगवद गीता की शिक्षाओं से। मुझको सुनने में आया है कि वो जब भी कभी जाती हैं किसी भी शूटिंग कंपटीशन में तो उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती हैं। दिस इज रियली इनक्रेडिबल।
और कहीं ना कहीं दिखाता है दैट हाउ मच शी इज फोकस्ड। और भगवत गीता के अंदर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि चैप्टर 2 वर्स नंबर 41 के अंदर आता है कि किस प्रकार से जिसकी बुद्धि मल्टी ब्रांच्ड है ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। और 2.41 का ये जो श्लोक है इस प्रकार से है, विवस्यात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। तो अगर जिसकी वन पॉइंटेड बुद्धि है ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, लेकिन बहुशाखा हनंतश्च, लेकिन जिसकी बुद्धि बहुशाखा है ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं वन पॉइंटेड फोकस नजर आता है मनु जी के स्वभाव के अंदर। इसके अलावा 2.44 भी है जहां भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग ऐश्वर्य से बड़ा लिप्त है ऐसा व्यक्ति भी फोकस नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए मनु जी से कि अगर आप भोग ऐश्वर्य से बड़े लिप्त हो जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, यू वुड बी लूजिंग फोकस। तो इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी सफलता पे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल साइड सबके सामने रखी, क्योंकि अक्सर लोग अपनी स्पिरिचुअल साइड को, अपने आध्यात्मिक जो उनका लाइफस्टाइल है उसको छुपाते हैं कि दुनिया को क्या बताना जी, लोग मजाक उड़ाएंगे। पर मनु जी ने अपनी इस बात को सबके सामने रखा कि मैं भगवत गीता की स्टूडेंट हूँ, उसको पढ़ करके जाती हूँ, इंस्पिरेशन लेती हूँ और फिर अचूक निशाना मारती हूँ। तो हृदय से एक बार फिर से उनको शुभकामनाएं, सफलताएं इस तरह से उनको मिलती रहें और भगवत गीता की कृपा भी उन पर हमेशा बनी रहे। हरे कृष्ण। तो ये मशहूर धर्म प्रचारक और गीता के ज्ञानी अमोघ लीला प्रभु जी की ज़ुबानी आपने सुना। और अमोघ जी की तरफ से जो बात कही गई कि जो बहुत जगह हर दिशा पे ध्यान लगाते हैं वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, और मनु भाकर ने ये शिक्षा गीता से ली कि भाई लक्ष्य को कैसे निर्धारित किया जाए। ये खबर जो हमने आपको सुनाई, इस पर हमने पोल के माध्यम से ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे सवाल पूछा। हमने सवाल पूछा कि क्या स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए भगवत गीता। 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 6% में ने नाम, उसको मैं क्या ही गिनना 6% को। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी हों चाहे खिलाड़ी हों, सब कोई अच्छी राह पर चलें और एक मार्ग जो है अपना निर्धारित करें, लक्ष्य निर्धारित कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के वायनाड जिले में एक बार फिर भूस्खलन की विनाशकारी घटना ने तबाही मचा दी है। देवताओं के राज्य, जिन्हें गॉड्स ओन कंट्री केरल कहा जाता है, में इस बार की त्रासदी में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ा भी हो सकता है, कई जगहों से कई आंकड़े आ रहे हैं, और 116 घायल हुए हैं। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें पर्यावरणीय संरक्षण पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों केरल में लगातार इस तरह की आपदाएं हो रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़, तो कहीं तेज तर्रार बारिश। ये नजारा है केरल के वायनाड जिले का। केरल के वायनाड जिले में मेपाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। मुंडकई, चूरलमाला, आटामाला और नूलपूजा गांवों में मलबे के नीचे कई लोग फंसे हुए हैं। बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ और स्थानीय आपदा मोचन बल के जवानों को भारी बारिश और दुर्गम रास्तों के कारण कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वीणु ने बताया कि स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। अस्पतालों में 70 से अधिक शव पहुंच चुके हैं और हताहतों की संख्या भी बढ़ सकती है। हमने राहत कार्य के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है, लेकिन बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आ रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब केरल में इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई हो। 2018, 19, 20 और 22 में भी भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों केरल में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? केरल में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जैसे अनियंत्रित विकास, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इनमें प्रमुख है। पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिसे बारिश के दौरान भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बढ़ती बारिश और अनियमित मौसम की स्थिति भी इन घटनाओं में योगदान करती है। बचाव कार्यों के लिए वायनाड में एनडीआरएफ, वायुसेना और राज्य सरकार की कई टीमें तैनात हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केरल के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक मदद का आश्वासन दिया है। प्रभावित गांवों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
भारी बारिश के कारण इन क्षेत्रों में पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे बचाव कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। ये घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें पर्यावरण के मुद्दों पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरों के मद्देनजर ये समय है कि हम विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करें। केरल के वायनाड में हुई इस भूस्खलन की घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमने प्रश्न ये पूछा कि वायनाड भूस्खलन पर जिम्मेदार सिस्टम है क्या, क्योंकि हर खबर पर हम आपको पोल दिखाते हैं, उसका प्रतिशत हम आपको बताते हैं। लगभग 90% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 10 से 11% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। तो बहुमत ये मानता है कि वायनाड भूस्खलन पर सिस्टम जिम्मेदार है और सिस्टम की जवाबदेही वहां पर तय होनी चाहिए कि केरल वायनाड में आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई तो सिस्टम क्या कर रहा था। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। इन दिनों देश में रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज झारखंड के टाटानगर के पास चक्रधरपुर में फिर रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा CSMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में कम से कम 2 यात्रियों की मौत की खबर आई है, जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि इस रूट पर 2 दिन पहले एक मालगाड़ी भी पटरी से उतरी थी। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। इसी पर विश्लेषण और रिपोर्ट देखिए, हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। कुछ दिनों से ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक हादसे से राहत मिलती नहीं कि तुरंत किसी दूसरे ट्रेन हादसे की सूचना आ जाती है। बात करें झारखंड रेल हादसे की, तो झारखंड में बॉम्बे हावड़ा मेल हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा पोटोबेड़ा में हुआ। बताया गया कि बॉम्बे हावड़ा मेल का एक मालगाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। यह हादसा मंगलवार को सुबह तकरीबन 4 बजे हुआ। घटना स्थल पर रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन पहुंच गई। रेलवे बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार वहां चक्रधरपुर डिवीजन के ADRM भी पहुंच गए। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर, जबकि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मामले की अधिक जानकारी देते हुए झारखंड के SP मुकेश कुमार लूनायत ने कहा कि पुलिस को सुबह करीब 4 बजे रेल की पटरी से उतरने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को रेस्क्यू कर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बाद में NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, बहाली का काम जारी। इस हादसे के एक चश्मदीद के मुताबिक यात्री रात में सोए हुए थे। इसी बीच करीब 3:45 के करीब जोर की गड़गड़ाहट हुई और ट्रेन हिल उठी। कुछ लोग अपनी बर्थ से नीचे गिरने की कगार पर आ गए। उधर रेलवे के मुताबिक सभी घायलों को मौके पर फर्स्ट एड दिया गया। घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना पर दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रेन मैनेजर मोहम्मद रेहान ने कहा कि घटना का कारण ये है कि डाउन लाइन में एक मालगाड़ी पहले ही पटरी से उतर चुकी थी और हावड़ा CSMT एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। 3:39 हो रहा था, तब सडनली पूरा ट्रेन हिल गया। मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, टिका गया। टिका जाने के बाद 2-3 बार उठने का कोशिश, जब तक तो गाड़ी समझ ले एक के ऊपर एक ये हो रहा, गाड़ी का जो कंडीशन है। तो उसके बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर से बात हुआ कि गाड़ी ड्रिल हो। उसके बाद मैंने उतर के देखा, सब पैसेंजर लोग भी उतरने लगे और रात काफी अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने
सीट से देख रहा सब गाड़ी ड्रिल हो गई, जबकि एसी का तो बहुत बुरा ही हाल है। अब विचार का विषय यह है कि आखिर इन हादसों के पीछे की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि अब तक कई रेल हादसे सामने आ चुके हैं। इस हादसे को लेकर पिछले 6 हफ्तों में कई ट्रेन पटरी से उतर गई और 3 यात्री ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी। पिछले सिर्फ 13 दिन में 7 ट्रेन हादसे अब तक हो चुके हैं, जिसमें 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा, 20 जुलाई को वेस्ट यूपी का अमरोहा ट्रेन हादसा, 21 जुलाई को राजस्थान का अलवर हादसा और उसी दिन बंगाल में ट्रेन हादसा। उसके बाद 5-2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है और रेलवे मंत्रालय के डेटा के अनुसार अलग अलग सरकारों के दौरान ट्रेन दुर्घटनाओं की बात करें तो इस सरकार में ट्रेन दुर्घटनाओं में गिरावट आई। 2004 से 14 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। यूपीए सरकार के 10 साल में 1711 रेल हादसे हुए थे, जबकि मोदी सरकार में 2014 से मार्च 2023 के बीच सिर्फ 638 हादसे हुए। हादसे एक हो या 1000, हादसों का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए कवच प्रणाली की स्थापना में बार बार तेज गति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कवच प्रणाली की बात करें तो ये एक खास तरह का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच प्रोटेक्शन तकनीक को रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया है। गौरतलब बात है कि इस तकनीक पर भारतीय रेलवे ने साल 2012 में ही काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान इस तकनीक का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS था। इस तकनीक का पहला ट्रायल साल 2016 में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने आपसे जानने का प्रयास किया कि जनता की भी एक राय होती है, जनमत की कार्यक्रम ही जनता पर है। तो हमने आपसे प्रश्न पूछा, आए दिन होते रेल हादसे हादसा नहीं साजिश है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर पर हमने जब ये सवाल पूछा तो हमें जो परिणाम मिला वो हैरान करने वाला था। बिल्कुल 96% लोगों ने सहमति जताई है। वो कह रहे हैं आए दिन होते रेल हादसे हादसा नहीं साजिश प्रमाण ऐसा लगता है, प्रतीत होते हैं कि वो साजिश के तौर पर हैं। 4% ने नकारा है, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ने माना है कि आए दिन होते हुए रेल हादसे हादसा नहीं साजिश हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में बेसमेंट से चलने वाली कोचिंग के खिलाफ रोष का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके तहत नोएडा सेक्टर 62 में बेसमेंट में चलने वाले आकाश इंस्टीट्यूट पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं इसी कड़ी में मशहूर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि IAS को MCD ने बड़ा एक्शन लेते हुए सील कर दिया। MCD ने यह एक्शन छात्रों के प्रदर्शन के बाद किया, जिन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुखर्जी नगर के मेन रोड को जाम कर दिया था। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ दिनों में कुछ खबरें आई हैं जो शायद आपको हिला कर रख दे। जिहादी तत्वों ने कांवड़ियों के रास्ते में कील फेंककर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये कोई साजिश लगती है कि किस तरह इन निर्दोष भक्तों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं बल्कि एक पवित्र परंपरा पर हमला है। इस बार का शिकार हुए कई कांवड़िए घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि उनके धार्मिक हकों का उल्लंघन है और इस प्रक्रिया को रोकना आवश्यक है। भक्तों का कहना है कि इन कीलों से उन्हें चोट लग सकती थी, पर भगवान शिव की कृपा से वे सुरक्षित हैं। कांवड़ियों संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इन दुष्कर्मों का समर्थन करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को भी इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कदम उठाना चाहिए। पुलिस और सुरक्षा बल भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। समर्थन में कई लोग ने आवाज उठाई है और इन शातिर तत्वों को कड़ी सजा दिलाने की मांग हुई है। हमारा देश एकता और भाईचारे के सिद्धांत पर बना है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं हमें शर्मिंदा कर देती हैं। हर धार्मिक समुदाय को अपने रिवाजों और परंपराओं का पालन करने का अधिकार है।
किसी भी तरह की हिंसा की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी दुआ है कि सभी कांवड़िए सुरक्षित रहें और अपनी भक्ति भावना को शांति से व्यक्त कर सके। हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि एकता और शांति बनाए रखें। यही थी करने वाले अब्दुल के लिए सख्त कानून लाई। भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। बीते दिनों विधानसभा के मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर लगाम लगाने के लिए एक बिल पेश किया था। आज विधानसभा में बिल पास हो गया। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये विधेयक पारित हुआ। तो आज जो विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत हुए थे वो पास हो गए हैं बहुमत के आधार के ऊपर। अब वो प्रदेश का कानून बन गया। बिल में लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा होगी। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकेगा। पहले लव जिहाद के मामले में शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी होती थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई अब सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। लगातार हो रहे लव जिहाद की इस गंभीर समस्या पर उत्तर प्रदेश ने इस सराहनीय कदम उठाया। सुदर्शन न्यूज लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे गंभीर समस्या से सालों से लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक देश भर में 10 राज्यों में धर्मांतरण या लव जिहाद विरोधी कानून लागू हो चुके हैं, लेकिन अब देश को इस समस्या से निकालने के लिए पूरे देश में इस तरह का कानून लाने की तत्काल जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जनमत में अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा के नाम पर बच्चों के शोषण का मामला सामने आया है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाल आयोग ने छापेमारी कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। मामले के खुलासे के बाद अब बाल आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा शिक्षा परिषद ने लापरवाही पर सख्त एक्शन की पैरवी की है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में राज्य बाल आयोग ने आजाद कॉलोनी स्थित एक मदरसे का सोमवार को औचक निरीक्षण किया और वहां की स्थितियां बेहद चिंताजनक दिखाई दी। 400 गज के इस 4 मंजिला मदरसे में 250 छात्र ठूंसे हुए थे और सबसे बड़ी बात, मदरसे का कहीं भी पंजीकरण नहीं मिला। आखिर कैसे इतने लंबे समय से राजधानी देहरादून में ही अवैध मदरसा चल रहा है, वो भी इतनी कम जगह में। छात्रावास भी था जिसमें बिहार के 60 बच्चे रह रहे थे। पूरे भवन में दम घोंटू कमरे जिसमें आम व्यक्ति भी नहीं रह सकता। 16 शौचालय और जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। वहीं आग से बचाव के कोई उपाय नहीं थे, ना ही हवा आने जाने के उचित व्यवस्था वहां पर थी। बच्चों को बेहद गंदे माहौल में रखा जा रहा था। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जब एक बंद कमरे को खोला गया तो वहां गद्दों के ढेर के बीच एक बच्चा बिना बिस्तर के, जो तस्वीर आपको दिखाई थी, जमीन पर लेटा मिला। बच्चे को तेज बुखार था और उसके लिए बिस्तर तक नहीं था। उसके तुरंत चिकित्सा के लिए देहरादून अस्पताल भेजा गया। मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मौलाना शमून कासमी ने कहा कि मामले की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईस नवाब ने कहा कि इस तरह के घपलों का मामला पहले से ही चला आ रहा है। इस पूरे मामले पर अब राज्य बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। कल अखबार में छपी बीमार बच्चों की खबर का संज्ञान लेते हुए आयोग ने निश्चय किया कि उस मदरसे को जाके देखा जाए जहां से 30 बच्चे खाने के कारण बीमार हुए। और वहाँ जाके तो हमें जो देखने को मिला वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये मदरसा ना तो मदरसा बोर्ड के साथ
इसका रजिस्ट्रेशन है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसका कोई लेखा जोखा था। और एक बहुत छोटे से ज़मीन पे ये 4-5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करी गई है, जिसके कोई सेटबैक नहीं था, कोई फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट वहाँ नहीं था। और 250 बच्चा वहाँ पढ़ने आता है, हमें बताया गया, और 60 बच्चे वहाँ पर रेजिडेंशियल रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। उनके लिए कोई वेंटिलेशन नहीं थी। एक ही कमरे में 83 बच्चे बैठे हुए थे। और जब मैंने कहा कि इसकी खिड़की किधर है, बच्चे सांस कैसे ले रहे हैं इतने सारे इस कमरे में, तो उन्होंने बोला जी इस तरफ देखिए कमरा। उस कमरे में कुंडी लगी थी। और जब हम कमरा खोल के अंदर गए तो वहाँ पर ज़मीन पर एक बच्चा लेटा हुआ था जो तेज़ बुखार में तप रहा था। उसके सिरहाने में बहुत सारे बिस्तर पड़े हुए थे, लेकिन वो बच्चे को की सुध लेने वाला कोई नहीं था। और हमने वहाँ पे देखा बहुत सारे CCTV कैमराज हैं, जिसका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द मिलकर के बात भी करेंगे। और इसमें हमारा सुझाव जो है, हमारे पास मदरसा बोर्ड है और मदरसा बोर्ड में हमारे रजिस्ट्रार बैठते हैं और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बैठते हैं। एक उनके नेतृत्व में कमेटी बने और जो सरकार उस कमेटी उनकी अध्यक्षता में बनाए और सारे मदरसों का उनको निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। जब हमारे प्रदेश में मदरसा बोर्ड का गठन है और मदरसा बोर्ड को अधिकार दिए गए, संवैधानिक पद है वो भी, और वो उसके द्वारा मान्यता कितने मदरसों की है, कितने मदरसों की गलत मान्यता है, मानक के अनुसार है नहीं है। अभी उधम सिंह नगर में भी एक मदरसा मेरे जांच चल रही है, जिसमें हमारे आयोग में शिकायत आई थी, हमने उसकी जांच कराई है, वो मानक के अनुकूल नहीं निकला। एक कमरे में मदरसा चल रहा था और करोड़ लाखों रुपया उनने अल्पसंख्यक कल्याण निधि का पूर्व सरकारों में ले चुका है वो। और वो पैसे के वाउचर भी नहीं मिले हमें, उनके बिल भी नहीं मिले, उनकी टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई। 16-17 लाख रुपया एक बार में दिया गया और बगैर टेंडर के दिया गया। ये गंभीर मामला है। इसमें ये कांग्रेस सरकार में हुआ। ये सारे मदरसों को पैसा, उस समय कांग्रेस की सरकार, हरीश रावत जी की सरकार थी, उस सरकार ने ये काम किया। उस सरकार ने कोई एक कमरे में अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें 100 बच्चे दिखा करके उन मदरसों का पूरी तरीके से काम उसमें हुआ। और जाहिद रजा जो यहाँ मदरसे में यहाँ के बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, उनके टाइम में जो मान्यताएं हुई हैं उसमें उनका स्वयं मदरसा जिसकी जांच चल रही है, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा घोटाला किया गया। बड़ा सरकार उस आज़ाद कॉलोनी देहरादून जिस मदरसे का मामला सामने आया है, पहले तो वो मदरसा हमारे मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। और मैं ये बात इस मौके पे कहना चाहूँगा कि बाल आयोग ने भी उसका संज्ञान लिया है और मैं भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं वो पंजीकृत मदरसों में तो नियमित तौर से सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं। जो अनियमितता पाई जा रही हैं वो उनमें पाई जा रही हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सारे मदरसे पंजीकृत होने चाहिए और नियमित तौर से उन बच्चों के फ्यूचर पर ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं या उनकी बोर्डिंग में रहते हैं। चलिए, ये तो तमाम खबरें थी, हमने हर मुद्दे को आप तक पहुंचाया। इसी के साथ एक क्या करेंगे, छोटा ब्रेक नहीं लेंगे, कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।